लोगों ने आफ्टरनून में क्लास बीच में रोक दी थी, ठीक है। तो उसी के आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो जिस तरीके से बेसिकली हम सवालों को देख रहे थे कि कौन से वाले टॉपिक में आपका एसिडिटी का ऑर्डर कैसा रहता है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं। तो आखिरी टॉपिक जो हमने देखा था वो एक्चुअली में आई थिंक ये वाला था, ठीक है। ये दो थे, तो इन दोनों को हम लोगों को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आप लोगों की एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अच्छा, बेसिसिटी के हिसाब से तो हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिटी में आपको बस क्या कर देना है, ऑर्डर को उल्टा कर देना है। तो देखो, ये आपका एक ऐसा सवाल है जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियां करते हो, क्योंकि हमारी थिंकिंग ये रहती है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तो हमारा मन ये करता है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट दे रहा होगा, और क्योंकि वो सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट दे रहा है तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। और अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोगों का एक बेटर एसिडिक वाला ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर तुम इसके करेक्ट ऑर्डर की तरफ जाओगे तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये होता है। अब आई तो यार उतना अच्छा माइनस आई इफेक्ट नहीं शो करता, फिर आई उतना अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करता है, फिर भी आप लोगों का, ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा वो एसिडिक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेनोमेना के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है दैट इज SIR इफेक्ट। ये SIR इफेक्ट क्या करता है आप लोगों का, बताओ। किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक बल्की ग्रुप मौजूद हो तो बल्की ग्रुप के मौजूद होने की वजह से क्या हो जाता है आप लोगों का, बताइए, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन घुमा देता है। अगर वो उस पर्टिकुलर ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन घुमा देता है तो जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस का लेन देन हो रहा था, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाती है, बराबर। और इसकी वजह से SIR की वजह से जो जितना ज़्यादा SIR होगा वो उसको उतना ज़्यादा क्या करता है, एसिडिक बना देता है, बस खत्म। अच्छा, अब आते हैं ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी SIR नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जो बल्की ग्रुप्स हैं लाइक ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और उसके अलावा ये आपका क्लोरीन, ये सब कहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये लगे हुए हैं आप लोगों की पैरा पोजिशन पर। तो पैरा पोजिशन पे है और COH कहाँ, ऊपर है, राइट। तो ऐसे में आप लोगों का जो ये है, क्या नाम है, ऑर्थो इफेक्ट, वो तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। ऑर्थो इफेक्ट तो तभी लगता है जब आप लोगों का कोई भी बल्की ग्रुप बाजू में लगा हो, यानी कि ऑर्थो पोजिशन पे। तो ये तो पैरा पोजिशन पर है। अच्छा चलो ठीक है, अब ऊपर वाले में आ जाते हैं। तो ऊपर में क्योंकि कोई SIR नहीं लग रहा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सबसे ज़्यादा B वाला होना चाहिए, फिर A वाला, उसके बाद C वाला और उसके बाद D वाला। बट जब हम रियलिटी में आते हैं कि रियलिटी इस ऑर्डर की क्या है, तो रियलिटी इस ऑर्डर की कुछ इस प्रकार है। ये मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कौन, क्लोरीन। हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था ना कि आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, -I बहुत अच्छा शो करता है, और जो क्लोरीन है ये भी बहुत अच्छा -I शो करता है, मतलब उससे कम। ब्रोमीन का जो -I है उससे कम हो जाता है, और आयोडीन का -I तो सबसे कम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ भूल गए कि चारों हेलोजेंस में से फ्लोरीन ही आपका वो इकलौता हेलोजन है जो रेजोनेंस शो करता है, ठीक है, जो क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। यानी कि ये +M से इसके ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये लोन पेयर्स इस रिंग को डोनेट करेगा। वो क्या करेगा, इस रिंग को लोन पेयर डोनेट करेगा। मतलब जितने कम वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है उससे ज़्यादा तो भाई ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। इसीलिए कंपेयर टू क्लोरीन एंड कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन आगे चला जाता है। अब इसमें किसी को ये भी लग सकता है कि फिर तो उसको सबसे आखिरी में जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप होता तो हम डेफिनेटली यही करते, बट क्या करें, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा बहुत 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 ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, भले ही वो +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जितने वो अपनी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन वो खींच पा रहा है वो कई ज़्यादा है, जो इसके इफेक्ट को क्या कर लेता है, नलीफाई कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए पैराफ्लोरिक एसिड यानी कि बी वाला ऑप्शन और आपका जो ए वाला ऑप्शन है पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये दोनों के दोनों में आपका क्लोरो वाला ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और फ्लोरो वाला बेचारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये सोचकर हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन को आगे रख देते हैं। मतलब हमारा ऑर्डर चलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे ऊपर वाला ऑर्डर हो कि चाहे नीचे वाला, बट हम ये भूल जाते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर प्लस आर का इफेक्ट भी लग रहा है। इस स्ट्रॉन्गर प्लस आर के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर केस आप लोगों का कैसा हो जाता है, एकदम विचित्र यानी कि उल्टा। ठीक है, बस खत्म। तो ये कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन से जो तुम लोगों को आने चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस के माया ही देखो टॉपिक को सीखना है, अलग से तो कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लगा लो, इस फॉर्मूले से रट लो और तुम्हारा आंसर क्या है आ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के माया लॉजिकली ही इस चीज़ को क्रैक करना रहता है। अब मान लेते हैं मैं बेंजोइक एसिड की बात कर रही हूँ। ठीक है, बेंजोइक एसिड में मैंने यहाँ NO2 लगा दिया। बेंजोइक एसिड में यहाँ पर आपने लगा दिया है O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। फिर अगेन तुम लोगों के पास एक और बेंजोइक एसिड है, ये हो गया COOH, यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O, OCH3 और यहाँ पर है अगेन बेंजोइक एसिड और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे तुमने लगा दिया है NH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। सबसे पहले तो ये देखो कि बेंजोइक एसिड में क्या ऑर्थो इफेक्ट होता है। मैं तो सुबह से मतलब इसके पहली वाली क्लास से ये चीखती आ रही हूँ कि हाँ बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे चारों ही क्वेश्चंस चारों ही क्वेश्चंस आपके ऑर्थो इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। चारों ही क्वेश्चन में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो किस क्वेश्चन को हम ऑर्थो इफेक्ट, मतलब यूजुअली हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, जिसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होता है उसको हम ज़्यादा कह देते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। बट यहाँ तो हर जगह ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तुम किसे कम कहोगे किसे ज़्यादा कहोगे बताओ। तो ऐसे केस में क्या है, जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हर जगह ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, हर जगह चारों केसेस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त क्या करना है, ग्रुप्स का नेचर देखना है। जैसे NO2 क्या करता है, -M और -I। बताओ ये वाला क्या करेगा, आपका ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की होने की वजह से +M दे देगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I। यहाँ पे ये सिस्टम तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से कनेक्टेड है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे -M आ जाएगा और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है तो -I। और यहाँ तो बोलने की बात नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इसीलिए +M और साथ ही साथ में -I। तो सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कौन विड्रॉ कर पा रहा है, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट वाले के बाद आ जाएगा आप लोगों का कौन सा, C वाला। मैंने फर्स्ट वाले को क्यों कहा, वो इसीलिए क्योंकि इसके कंपेयर में इस चीज का जो रहता है ना इफेक्ट, जो तुम लोगों को ऑर्डर लिखवा के दिया था वो बहुत ज्यादा रहता है। अब बचे हुए हैं दो, एक बचा है B, एक बचा है D। अब B और D में आपको सिर्फ वो लिस्ट देखनी है और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि किसका +M इफेक्ट ज्यादा है। तो ये जो आपके महाशय है ना अमोनिया वाले, मतलब नाइट्रोजन वाले, इसको अपने लोन पेयर की टेंडेंसी जो है देने की, इसकी ज़्यादा है। अब क्योंकि इसकी टेंडेंसी देने की ज़्यादा है तो हमको ऐसे ग्रुप नहीं चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, क्योंकि वो एसिडिटी को कम कर रहे हैं, इसीलिए ऑर्डर वुड बी B और उसके बाद क्या आ जाएगा D। तो याद रखें, जब भी आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें हर सवाल में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना देखेंगे कि उन पर्टिकुलर सवालों में आपको ग्रुप्स के नेचर क्या क्या है। जो भी आपके ग्रुप के नेचर होंगे उस ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल सोबर और प्यारी सी है। अच्छा, अब एक पॉइंट तुम लोगों को थोड़ा सा नोट बना के लिख लेना चाहिए कि आप लोगों का जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ये, और वैसे अभी मैं समझा दूंगी क्लास के एंडिंग में कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है,
लेकिन फिनॉल्स में कभी भी कोई भी प्रकार का ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। फिनॉल्स का मतलब तो तुम समझते ही हो, बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, आप लोगों का फिनॉल। अब इसमें कैसा रहता है, यूजुअली आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन तो यार इसका इतना 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 फेमस है कि अभी इसी साल मेंस के एग्जाम में आया है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल वाला। ठीक है, जब हम लोग आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना कि विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। ये इकलौता आपका ऐसा है जो आपको सारी चीज़ें मतलब सिखा के जाएगा आगे। अभी जैसे हम पहले सबसे सिंपल सवाल लेते हैं, यहाँ पे ये लेट्स से OH, इसको बार बार बनाना पड़ेगा नहीं तो 2 मिनट। अरे यार अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिनॉल बना लिया। फिनॉल की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा दिया क्लोरीन और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा दिया क्लोरीन। अब तुम मुझे बताओ क्लोरीन क्या करता है, सिर्फ -I, ये रेजोनेंस नहीं करता, फ्लोरीन को छोड़कर और कोई रेजोनेंस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे भी -I, यहाँ पे भी -I। और हम तो जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सको उतना बेटर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में विड्रॉ हो रहे हैं, B में, फिर C में, फिर D में, और बेचारा जो A वाला है इसके पास तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके। वो आप कह सकते हो कि एक तरीके से कौन है, न्यूट्रल स्पीशीज है। अब क्योंकि वो न्यूट्रल स्पीशीज है तो देयरफॉर उसका जो रहेगा क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ वो सबसे कम रहेगी। ठीक है, अच्छा अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें अगेन गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो फिर से वही लॉजिक है सेम जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, फ्लोरीन क्लोरीन को, जहां तुम फ्लोरीन और क्लोरीन देखो तुम्हारा कैसा है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बहकर हम लोग क्लोरीन को मार्क कर देते हैं, सॉरी फ्लोरीन को मार्क कर देते हैं, ये सोच के कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी खासी है। बट नहीं, फ्लोरीन जो है आपका दो मुंही इंसान है, -I तो करता ही है, साथ ही साथ में +M भी कर देता है। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ -I करता है। तो तुम ये सोचो खुद कि कौन ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ऑब्वियसली क्लोरीन वाला, तो इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कई लोग इसको एज अ एक्सेप्शन याद करते हैं, बट एक्सेप्शन जैसे याद करने लायक मुझे नहीं लगता कोई चीज है इसमें, एकदम सिंपल है, लॉजिकल है, ये चीजें फैक्ट्स हैं। अच्छा, लेकिन इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी होता है, वन मोर एक्सप्लेनेशन, कि क्यों आपका जो क्लोरीन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुई बिसाइड +M एंड नो +M। इसका एक और एक्सप्लेनेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उस एक्सप्लेनेशन पे भी हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। पहला ये कि फ्लोरीन जो होता है आप लोगों का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, राइट। इनके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, d ऑर्बिटल, राइट। अच्छा, लेकिन जो क्लोरीन है ये बाबा जी आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और अगर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो इनके पास कैसा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। तो इस चीज से हमारा क्या फायदा, तो इस चीज को देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपना डायग्राम, रेजोनेंस डायग्राम के वाया इस चीज को समझते हैं। इससे तुम लोगों का क्या होगा, थोड़ा सा रेजोनेंस डायग्राम बनाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी जैसे मान कर चलो मैं यहाँ पे क्लोरीन के केस में रेजोनेंस करवा रही हूँ, तो क्लोरीन के केस में अगर हमने रेजोनेंस करवाई तो फिलहाल तो पहला इसका जो बेसिक मॉडल है, ठीक है, बेस मॉडल जो है इसका, ये हम बना लेते हैं। ये O, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर। अब बोलो क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करेगा, ये चीज यहाँ ट्रेवल करेगी। तो इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की आंखों के सामने बन गया, वो क्या बन गया, ये यहाँ, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन वैसे का वैसी, और ये उसके ऊपर के लोन पेयर। फिर ये वापस से इसमें कन्वर्ट होगा, ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी। देखो अब अगर ये वाली चीज यहाँ चली गई तो यहीं पे आपका सबसे बड़ा गेम होता है। ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया, इस बाबा क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो भूल जाओ फिलहाल के लिए वैकेंट d ऑर्बिटल है, ऐसे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो। अगेन यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि जैसा आप नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे,
अगर आप नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के बावजूद, मतलब उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत खास चीज है क्लोरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। क्या है ये खास चीज क्लोरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? कि ये भाई साहब जो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते? ये 3। मैं कॉर्नर वालों को अवॉइड करती हूँ, बट तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है तो ये निगेटिव यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये निगेटिव यहाँ चला जाएगा। मतलब रिंग की रेजोनेंस के अलावा यहाँ पे एक और टाइप की रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी जो रिंग के बाहर की तरफ क्लोरीन एटम को अप्रोच कर रही है, और क्लोरीन एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, समझ पा रहे हो? और ये अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता, इफ हियर देयर वाज फ्लोरीन, ठीक है, देयर वाज फ्लोरीन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो तुम मुझको बताओ क्या यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता? कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। और अगर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो इन दैट केस अगर वो निगेटिव चार्ज आता भी तो क्या वो रिंग से बाहर की तरफ निकल पाता? बिल्कुल नहीं, वो रिंग के से बाहर की तरफ तो निकल ही नहीं पाता। सो देयरफॉर फ्लोरीन और क्लोरीन के स्ट्रक्चर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फ्लोरीन शो करता है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरीन भी शो करता है, परंतु जो क्लोरीन एक और एक्स्ट्रा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है वो आप लोगों का फ्लोरीन नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप लोगों का फ्लोरीन नहीं कर सकता। अब कैसा है, इस तरीके से अरेंजमेंट वाले सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इन अरेंजमेंट वाले सवालों के अलावा भी तुम्हें कुछ टाइप के सवाल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर COOH है, यहाँ पे हम लोगों ने एक और रिंग बना ली, इस रिंग में यहाँ पे हमने एक COOH और यहाँ पे OH दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का एक और रिंग है और इस रिंग में मैंने यहाँ COOH बना दिया। इन तीनों COH को नाम दे देगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अब पूछेगा कि अगर सबसे पहले अगर आपको H निकालना है तो किस पोजीशन में आपका सबसे पहले H निकलेगा? तो सबसे पहले ऑब्वियसली उस जगह से H निकलेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ है आपको पहले वो चेक करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ है आपको पहले वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा एसिडिक पोजीशन यहाँ पे कौन सी वाली है, आपको सबसे पहले वो चेक करना है। तो अगर मैं सबसे टॉप वाली रिंग को देखूं तो टॉप वाली रिंग के लिए नीचे वाली एक रिंग है और नीचे वाली रिंग उसके लिए किसके जैसे बिहेव करने वाली है? टॉप वाली रिंग के लिए उसके नीचे की जो रिंग है वो किसके जैसे बिहेव करने वाली है? वो रिंग उसके लिए किसके जैसे बिहेव करेगी? एक -I के ग्रुप के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, किसके जैसे बिहेव करेगी? -I। अच्छा, जो बीच वाली रिंग है उसके लिए ऊपर और नीचे दोनों वाली रिंग ऐसा -I बिहेव करेंगी। तो मैं समझ रहे हो कि जो सबसे बीच वाली रिंग है उसका जो COH है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, यानी कि B का COH सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक स्टूडेंट को गलतफहमी ये भी होती है कि जो बाकी की दो पोजीशंस है टॉप और बॉटम, उनके लिए तो भैया आइडेंटिकली होनी चाहिए सिचुएशन, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब अगर मान लेते ये इसको अगर मैं मेरी मेन रिंग कंसिडर करूं तो ये जिस पोजीशन से कनेक्टेड है, ये COH उससे कितने कार्बन पे दूर पे है? 1, 2, 3rd कार्बन पर है, मान के चलो। अगर मैं इसको अपनी मेन रिंग कंसिडर करूं, तो ये वाली चीज इस COH से देखो कितने कार्बन दूर है। ये वाले COH से अपन कितने कार्बन दूर थे? वो COH से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये वाला जो है आप लोगों का कैसा है? डिस्टेंस में बढ़ जाता है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया ये हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये आप लोगों को कैसा है, ऑर्डर वाली जो चीजें हैं वो पूछने को दी जा सकती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं और कुछ भी नहीं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे हम लोग चीजों को फिर से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ऑर्थो इफेक्ट में घुसने से पहले एक ऐसा केस समझते हैं जिस केस में तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो चीज है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीज को हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैक्सिमम लोगों का ये सोचना होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो इफेक्ट जो होता है, ऑर्थो इफेक्ट बाबा जी सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक
इनहिबिशन रेजोनेंस की वजह से आता है, ऐसा नहीं है। ऑर्थो इफेक्ट के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, हर इलस्ट्रेशंस में अलग अलग रीजंस। तो जो ऑर्थो इफेक्ट होता है उसका एक सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो तो आप लोगों का SIR इफेक्ट ही होता है, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। अब SIR जो इफेक्ट है वो क्या करवाता है, आप लोगों के जो यूजुअल ऑर्डर्स आने चाहिए उस यूजुअल ऑर्डर को नहीं देते हुए ये एक्सेप्शनली अलग बिहेवियर दिखवा देता है। अब पहले तो ये समझ लेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, हमने जैसे कि सीखा है कि अगर आपने सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उससे कम किसकी होगी, न्यूट्रल वाले की होगी, और उससे भी कम किसकी होगी, बेसिक वाले की होगी। सही कह रही हूं मैं, सॉरी, डोनेटिंग ग्रुप वालों की होगी। अब अगर मान लेते हैं आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप के बाजू में, मतलब अगर एक रिंग है, इस रिंग में अगर मैं कहूं कि ये मेरा ग्रुप G है, इस ग्रुप G के बाजू में मैंने ये यहाँ पे एक X लगा के रखा है। अब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर ये X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रह सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रह सकता है। तो ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि भैया ये चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, क्योंकि डोनेटिंग के केस में हमने जैसे सीखा क्या होता है, अगर ये X ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो भी बहुत करीब से, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में। तो ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि मेरा नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि मेरा नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेरे इसमें हमेशा क्या होगा, अगर मैं किसी बल्की ग्रुप के आजू बाजू में मौजूद हूं या मैं खुद अगर एक बल्की ग्रुप हूं और ऑर्थो पोजीशन में मौजूद हूं, तो चाहे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहूं या चाहे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहूं, हमेशा ऑर्थो पोजीशन यानी कि मेरे वजह से ऑर्थो पोजीशन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एक बल्की ग्रुप हूं तो, ठीक है, जैसे अगर OH लगा के रखा है, सो OH इज नॉट अ बल्की ग्रुप, OH इज नॉट अ बल्की ग्रुप, सो देयरफॉर उसके लिए आप ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखोगे। जैसे COOH के बाजू में लेट से CH3 मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि अरे CH3 के होने की वजह से तो ये तो डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग है, वो भी ऑर्थो पे डोनेटिंग है, तो ज्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होनी चाहिए। तो ऑर्थो इफेक्ट कहता है नहीं, मैं चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहूं कि चाहे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहूं, ठीक है, हमेशा मेरे राज्य में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे रहने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल के कंपेयर में क्या हो जाएगा, मेरे इसमें मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हमने अभी तक क्या सीखा था कि डोनेटिंग की ज्यादा होती है, तो अभी ये X चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे या फिर ये X आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल वाले से ज्यादा ही होगी। समझ रहे हो, मतलब यूजुअल ऑर्डर कैसा चलता था, डोनेटिंग, और उसके बाद फिर क्या चलता था, न्यूट्रल, और उसके बाद क्या चलता था, विड्रॉइंग, मतलब विड्रॉइंग फिर न्यूट्रल और फिर डोनेटिंग, ये डिक्रीजिंग। लेकिन अब ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि मेरे होने की वजह से चाहे डोनेटिंग हो या चाहे आप लोगों का विड्रॉइंग हो, हमेशा भैया हमारे इसमें तो हम क्या रहेंगे, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, सिवाय दो लोगों को छोड़कर। एक होता है आपका एनिस मतलब OCH3 और एक हो जाता है आपका NH2। इनके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने ऊपर मैंने जो गैप छोड़ी है उसमें लिखा है, तो हम लोग इनको भी देख लेंगे, बट ये हमारे एक्सेप्शन है। अब बात यह आती है कि आखिर ऑर्थो इफेक्ट के रीजंस क्या है, ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। तो ऑर्थो इफेक्ट का जो सबसे प्रमुख कारण है वो होता है SIR इफेक्ट, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला जो इसका रीजन हो सकता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से पैदा होगी, तो कल की क्लास में जो आखिरी इलस्ट्रेशन लिए थे फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड का, समझ रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या औकात थी वहां पे। उसने एक बार H निकालने के बाद उसके ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बना ली भैया, उसके तो भाव चढ़ गए कि जा मैं अपना दूसरा H नहीं दूंगा, समझ रहे हो। तो ये इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके किसके लिए, ऑर्थो इफेक्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑर्थो इफेक्ट के लिए। अभी समझते हैं
ऑर्थो इफेक्ट को कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू कि अब ये जो ऑर्थो इफेक्ट है इससे हमें फायदा कैसे हुआ, मतलब हाउ आपके मतलब हाउ SIR इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, आपके SIR की वजह से किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो सबसे पहले देखो ये समझेंगे, ये आप लोगों की बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप, समझ रहे हो। अच्छा, अब तुम्हें तो पता है कि अगर मैं एक H पॉजिटिव इसके अंदर से मैं निकाल देती हूँ तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और इतने पार्ट आपका क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी। एज वेल एज आप लोगों की जो ये रिंग है, रिंग भी यहाँ पे क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रही होगी। रिंग तो चाहेगी ना कि मैं भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकूं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये एक निगेटिव स्पीशीज है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। निगेटिव स्पीशीज को अगर आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम पता नहीं क्यों उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो बेसिकली अगर कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ नो हिंड्रेंस, तो नो हिंड्रेंस के केस में दिक्कतें क्या आ जाती हैं, बताओ दिक्कतें क्या आ जाती है नो हिंड्रेंस वाले केस में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप लोग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हो, किस चीज को आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हो, COO निगेटिव को। और अगर COO निगेटिव को रिंग क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, तो तुम समझ जाओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम अज्यूम करते हैं कि बाजू में इस COOH के मैंने कोई एक बल्कि सा ग्रुप लगा दिया, तो तुम तो जानते ही हो SIR इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे एक बल्कि सा ग्रुप X लगा देती हूं तो ये बल्कि सा ग्रुप X क्या करेगा, आप लोगों का जो COO निगेटिव है उसको अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा देगा, जिसकी वजह से ये COO निगेटिव है आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो रिंग है वो रिंग इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई नहीं कर पाएगी, वो रिंग इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई नहीं कर पाएगी COO निगेटिव को। मतलब COO निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेने से बच गया कि भगवान बच गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। और जब किसी भी निगेटिव स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, बराबर पहले मिल रहे थे इन केस ऑफ नो बल्कि ग्रुप, लेकिन अब इन बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गए, तो बेटर है ना उसके लिए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब ये X वाला ग्रुप चाहे डोनेटिंग हो या चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कौन कर रही थी, रिंग कर रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कौन कर रही थी, रिंग कर रही थी, X नहीं कर रहा था। तो इस वजह से ये हो रहा है आपका गेम। तो X क्या करती थी, रिंग से लेती थी या रिंग को देती थी, और रिंग रिटर्न में CO निगेटिव के पास जाता था। तो जब वो चीज रोटेट हो गई या फिर आउट ऑफ द प्लेन चली गई, तो भैया अब उसके पास मौका ही नहीं बचा इलेक्ट्रॉन देने का। तो इस वजह से जब भी आप लोगों का स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है या स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस आ जाता है, तो स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस की वजह से आप एक बात हमेशा ख्याल में रखेंगे कि वो चीज कभी भी आप लोगों का क्या हो जाती है, ज्यादा एसिडिक हो जाती है एज कंपेयर टू द वन व्हेन देयर वाज नो स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस। ठीक है, ये बात का ख्याल तुम लोगों को रखना है, बस खत्म। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को SIR ही दिखे, कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, ऑर्थो इफेक्ट के लिए। मानकर चलते हैं आप लोगों के पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये आपका OH है, और इसकी बाजू की पोजीशन पे यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। आगे तुम लोगों को ये चीज बहुत काम आएगी, इवन अब से इसका नाम याद रख लेना, इसका जनरल नेम बहुत फेमस है, सैलिसाइक्लिक एसिड। अब मान लेते हैं इसने एक H पॉजिटिव लूज कर दिया। अब मुझे बताओ ये वाला H लीव होगा कि ये वाला H लीव होगा। अब ये भी पेपर में अपने आप में एक सवाल क्रिएट हो सकता है कि कौन सा H लीव होगा। अगर तुमको मौका दिया जाए किसी एक H को लीव करने का, तो कौन सा वाला लीव होगा, तो ऑब्वियस है कि वो वाला H लीव होगा जिसके जाने के बाद निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रह सके। समझ रहे हो, ऑब्वियसली वो वाला H ज्यादा स्टेबल होगा या वाला H पहले निकलेगा जिसके जाने के बाद आपका सिस्टम क्या हो सके, ज्यादा स्टेबल हो सके। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये वाले H को निकाल देती हूं तो यहाँ O नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे रेजोनेंस होगी,
और अगर मैं इस H को निकाल दूंगी तो यहाँ वो नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। समझ रहे हो, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसीलिए अगर मौका मिले कि एक ही H को निकालना है, आप कौन से H को निकालना पसंद करेंगे, तो हम ऑब्वियसली जो आपका COOH वाला जो H है वो रिमूव होगा, ना कि OH वाला। ठीक है, अच्छा चलो एक H निकल गया। एक H निकलने के बाद ये सीन देखो कुछ इस प्रकार से बन गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे आप लोगों का O और यहाँ पर H। अब देखो दिमाग की बत्ती जलाओ, ये दोनों के बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये चीज स्टेबल हो गई। और अगर कोई सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि वो जो एसिड है वो एसिड क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग। हम लोगों की कल की क्लास का तो नियम ही यही था ना कि अगर H को निकालने के बाद आपका बचा कुचा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल हो जाने की वजह से वो वाला जो आपका पर्टिकुलर सिस्टम है वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका बहुत ही पावरफुल कहलाएगा। तो यहाँ पे अगेन देखो ऑर्थो पोजीशन वाला पावरफुल है। क्यों ऑर्थो पोजीशन वाला पावरफुल है बताओ, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब अगर मान लेते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर ये लिख लेती हूँ, ये मान लेते हैं आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ COOH है और यहाँ पे OH है। तो ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती ऊपर के COO निगेटिव के साथ, डिस्टेंस बढ़ गया। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके ऑर्थो पोजीशन पर ही मौजूद होती है। मेटा पोजीशन या फिर आपकी जो पैरा पोजीशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो के केस में होती है। तो इसीलिए समबडी वुड आस्क यू कि बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा कौन ज्यादा आप लोगों का मतलब स्ट्रांग है, तो आप ये नहीं देखोगे कि अरे नहीं मैडम वहां पे तो करके देखो ना, ऑक्सीजन जो है ना आपका लोन पेयर रखता था, लोन पेयर की वजह से प्लस एम से देखो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज तो सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगी, ऊपर से देखो कितना पास भी है। आप ये नहीं सोचोगे, आप ये देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल हो गया, जो कि बाकी लोग नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों का पैरा एंड मेटा। ऑर्थो के बाद बोलो फिर कौन आएगा, ऑर्थो के बाद फिर बोलो किसका नंबर हम ले, तो ऑर्थो के बाद फिर आएगा आपका मेटा, मेटा के बाद आएगा पैरा। क्योंकि मेटा पे -I ऑपरेटिव है, पैरा पे -I और प्लस M ऑपरेटिव है। प्लस M से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि एसिडिक स्ट्रेंथ में प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आप लोगों की, कम हो जाती है। तो ये इसका रीजन है। इसका रीजन कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा सेम क्वेश्चन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे भी आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। बट उससे पहले मुझे तुमको एक क्वेश्चन दिखाना था, उस पर पहले हम बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, तभी तुमको ये लगा होगा कि मैडम आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझा ही नहीं। तो अब देखो, अब ये समझेगा, कैसे समझेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये दिख रहा है आप दोनों का, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा इन दोनों के बीच में भी यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सेकंड वाले केस में सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो देयरफॉर आपका जो फर्स्ट वाला केस है वो मतलब सेकंड वाले से बेटर है, ठीक है। अच्छा अब ये कौन है, ये मेटा पोजिशन है। ये कौन सी पोजिशन है, आप लोगों की पैरा पोजिशन है। और ये कौन सी पोजीशन है, इसमें कुछ नहीं है। हम तो चाहते ही हैं ऐसे ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, खींचे। तो सी वाले में इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और जो ई वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन खींच तो रहे हैं बट ज्यादा ताकत से तो यार तुम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे रहे हो, मतलब जितना निकालना चाहिए वो ना करके तुम इलेक्ट्रॉन बल्कि सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए ये ऑर्डर फॉलो हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम में से मैक्सिमम लोग इस चीज को गलत तरीके से सॉल्व कर देंगे। रीजन, हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट को क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब हमेशा अपने खोपड़ी में ये मत रखना कि सिर्फ और सिर्फ हिंड्रेंस होनी चाहिए। हिंड्रेंस कैसे होनी चाहिए भाई, हिंड्रेंस के अलावा भी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ऑर्थो इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब है ऑर्थो पैरामेटा के कंपेयर में ऑर्थो ज्यादा आगे चला गया
बट जाना नहीं चाहिए था, फिर भी चला गया। क्यों चला गया, उसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। सेम यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट तुम लोगों को नाइट्रोफिनॉल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड। सो इफ दिस इज माई बेंजोइक एसिड, और मान लेते हैं यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा के रखा है, अगर मैं एक H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, देन दिस सिस्टम वुड बिकम, कैसा दिखने लगेगा बताओ, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा O निगेटिव, है ना। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए यार हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है अट्रैक्शन वाली, भले ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे भी एक फोर्स है। तो अब क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाता है, आपको ये वाली चीज दे देगा। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब आपको देखो ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनको आपको फट 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 अरेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था NO2, यहाँ पे दिया है NO2 और यहाँ पे दिया है आपका NO2 और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या करेंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, पहले तो NO2 है कौन, -M -I, यहाँ पे सिर्फ -I, यहाँ पे -M -I, और बेचारे आखिरी वाले में तो कुछ भी नहीं। तो आखिरी वाला तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सबसे आखिरी में तो वैसे भी D को ही आना है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन रहेगा, तो तुम्हारे को तो बिना ऑर्थो इफेक्ट के भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है कि सबसे ज्यादा तो 1 वाला रहेगा, 1 वाले से कम कौन रहेगा आप लोगों का C वाला, और C वाले से कम आपके B वाला। बट इन केस यहां पर एक चीज और एक्ट कर रही है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके केस नंबर 3 में एक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आप लोगों का क्या कहते हैं NO2 वो ज्यादा हो चुका है किसके कंपेयर में, आप लोगों के व्हाट विद पैरा पोजिशन के कंपेयर में। बस डन, यहीं पे हम लोगों का सवाल खत्म। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपके SIR का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो प्योर तरीके से SIR पर है। COOH यहाँ पे लगा दिया गया CH3, उसके बाद अगेन एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे आप लोगों का COOH, यहाँ पे लगा दिया CH3, और ये हो गया आपका सिर्फ एक सादा सिंपल सा COOH। पूरी दुनिया जानती है कि CH3 इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से देता है। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे सिर्फ प्लस आई काम करेगा, यहाँ पे दोनों काम करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के 3 केसेस तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, बट आखिरी वाला जो केस है वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऑब्वियस है कि वो सबसे बेटर रहेगा, है ना। हम इसमें एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम लोगों का क्या था कि सबसे बेटर क्या रहेगा D वाला, क्योंकि D में ना तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। फिर एक स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर में, अच्छा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके A वाले में जा रहे हैं, तो वो ये ऑर्डर रखेगा, उसके बाद वो ये ऑर्डर रखेगा, और फिर वो ये वाला ऑर्डर रखेगा। होप सो कि इतनी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ समझने के बाद एक्सपेक्टेड ऑर्डर तुम्हें समझाओ। लेकिन जब हम रियलिटी की तरफ देखते हैं तो रियलिटी ये ना निकलती है, रियलिटी ये निकलती है जिसको हम अपना सबसे लीस्ट समझ रहे थे A को, क्योंकि A सबसे इस COH के करीब है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑब्वियसली बराबर ही होती है हर जगह, बट प्लस आई बहुत ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं से सप्लाई किए जाएंगे, तो इसको तो सबसे आखिरी में होना चाहिए भैया। बट यही महाशय आपके सबसे आगे चले जाते हैं। बस भैया इसी को आप क्या कहते हो, ऑर्थो इफेक्ट कहते हो। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पर चाहे आप लोगों के मतलब व्हाट डू यू से
CH3 जैसा कोई बल्कि ग्रुप लगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, हमेशा क्या होगा बोलो, जो कम होना चाहिए था वो कम नहीं होगा, वो फिर भी ज्यादा होगा। रीजन, ये बल्कि ग्रुप है, ये इस COH को रोटेट करवा देगा। अगर इसने रोटेट करा दिया, COH आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो रिंग से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएंगे, वोंट गो। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो चीज आउट ऑफ द प्लेन हो गई, यानी कि थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे। रिंग के रोटेशन ने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंप्लीटली क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। समझो, इसीलिए ऑर्थो पोजीशन आपकी क्या हो गई? सबसे बेस्ट हो गई। अदरवाइज हम तो ऑर्थो पोजीशन को सबसे वर्स्ट समझ रहे थे, क्योंकि सबसे करीब है तो सबसे ज्यादा प्लस आई होगा, सबसे ज्यादा हाइपर, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन तो हर जगह सेम ही होता है, बट स्टिल राइट, ये होता है। क्या ये ज्ञान के प्रवचन तुम्हें समझे? तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो सबसे ज्यादा है, फिर आपका न्यूट्रल वाला है, फिर उसके बाद फिर आपका मेटा वाला है, और फिर सबसे आखिरी में पैरा वाला है। ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, मतलब जो भी ऑर्थो इफेक्ट जो रहता है उसमें ऑर्थो पोजीशन वाले जो ग्रुप होते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। ये तो देखना ही नहीं, ठीक है, ये तो देखना ही नहीं कि वो चीज आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अच्छा, अब इसमें बस एक जीके फैक्ट यहां सुन लो कि जब बेंजीन रिंग की बातचीत की जाए किसके साथ? COOH के साथ, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। जानते हो ये चीज? अगर मान लेते हैं मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने लगा दिया CH3, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन की वजह से मैं लिखूंगी O'। और जब हम बेंजीन रिंग में सिर्फ CH3 लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉलिन कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब क्या कहते हैं इसको, COH लगा दो, तो उसमें हम क्या कहते हैं उसको? बोलो, उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? उसको हम लोग कहने लगते हैं बेंजोइक एसिड। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसको हम लोग कहते हैं टॉलिक एसिड। अब अगर तुम CH3 को मेटा पोजीशन पे लगा दोगे बराबर, तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा? वाली चीज पैराटॉलिक, मेटाटॉलिक, ये इस तरीके से। बट टॉलिक एसिड क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के जैसा एक और इलस्ट्रेशन है आप लोगों की आंखों के सामने। ये हो गई आपकी रिंग, ये हो गया COOH, ये अगेन हो गई एक और रिंग, यहाँ पे आ गया COOH, यहाँ पे मैंने लगा दिया OMe, यहाँ पे अगेन आ गई आप लोगों के पास रिंग, यहाँ पे हो गया COOH, यहाँ पे आ गया OMe, ये हो गई आप लोगों के पास रिंग, ये COOH, और यहाँ पे आ गया OMe। अब तुम ये बताओ किस पे क्या लगाए? अब एक जो नॉर्मल बुद्धि का प्राणी है वो बिना ऑर्थो इफेक्ट सोचे इस क्वेश्चन को कर रहा है। करो भाई, देखते हैं क्या आता है आंसर। बिना सोचे समझे, आप नॉर्मल इंसान इसको बिना सोचे समझे सादा सादा क्या कर रहा है, आप लोगों का जो आपने सुबह पढ़ा ना उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को वो अरेंज कर रहा है। ठीक है, करने दो उसको अरेंज। तो जब वो इसको नॉर्मल तरीके से अरेंज करता है तो ये देखता है आपका कि ये तो नॉर्मल न्यूट्रल है, OMe O पे लोन पेयर है, तो भैया प्लस M से इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस I से खींचेगा। यहाँ पे तो सिर्फ माइनस I काम कर रहा है और यहाँ पे तो प्लस M और माइनस I दोनों काम कर रहा है। तो उस इंसान को एक्सपेक्टेड ही होता है कि C वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो कोई प्लस M है ही नहीं। फिर वो ये कहता है फिर A वाला होना चाहिए, क्योंकि ना तो वो दे रहा है ना तो वो ले रहा है। अब उसके बाद वो ये कहता है कि B और D में आप लोगों का जो B है वो ज्यादा बेटर होना चाहिए, राइट? वो क्या होना चाहिए? ज्यादा बेटर होना चाहिए। अच्छा, और फिर वो ये कहता है कि फिर उसके बाद फिर किसका नंबर आना चाहिए? आप लोगों के D का। ये उसका एक्सपेक्टेड रहता है। बट हम ये देख सकते हैं कि OMe, अगर COOH के बाजू में तुम क्या लगा दो? NO2 लगा दो तो भी ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। लेकिन वहां पे ऑर्थो इफेक्ट के काम करने का रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुम COOH के बाजू में OH लगा दो वहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, बट वहां पे ऑर्थो इफेक्ट के काम करने का रीजन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। COOH के बाजू में अगर तुम ऊपर वाले केस में CH3 लगा दो
तो वहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। वहां रीजन क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। अब अगर तुमने ओएमई ग्रुप लगा दिया तो ओएमई ग्रुप के लगा देने की वजह से यहाँ पे भी स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा और यहाँ पर भी आप लोगों का ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। और अगर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम किया तो अब मुझे बताओ कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि मेरा वाला जो असर है वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन रहेगा, बी फॉर बॉल। ये आपका सबसे एसिडिक है। अच्छा, अब बी फॉर बॉल के बाद क्या होगा, फिर आप नॉर्मल जैसे अरेंज करते हो वैसे ही अरेंज करो। फिर बी फॉर बॉल के बाद क्या आएगा, सी फॉर कैट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं। फिर बताओ फिर किसका नंबर आएगा, फिर आएगा आपके न्यूट्रल वाले का। फिर किसका नंबर आएगा, फिर आएगा आपके डी फॉर डॉग का। मतलब बेसिकली आपका बी आगे जंप कर गया। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट यही होता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना, आप जिस ट्रेंड को, वो ट्रेंड जो होता है वो आप लोगों का क्या हो जाता है, फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और यही सेम चीज तुमको कहाँ देखने को मिलेगी, अगर मैं COOH को NH2 से रिप्लेस कर दूं। ठीक है, इफ COOH is replaced by NH2 then also ऑर्थो इफेक्ट विल वर्क। तब भी आप लोगों का ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि चाहे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहूं कि चाहे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहूं, मेरा असर, मेरी वजह से जो असर है वो सबसे ज्यादा रहेगा। बस खत्म, यहीं पे हम लोगों की कहानी। इतना बड़ा हमने जो प्रवचन सीखा उससे हमने ये सारी ज्ञान की बातें ली। तुम लोगों को अभी ग्रुप में मैं एक क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। उस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ मतलब बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट से या एसिडिटी का मिला जुला सब कुछ मिलेगा। तो उस मिली जुली वाली चीज़ों में उसको पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके रखना। ठीक है, सॉल्व करके जब रखोगे तो मैं आंसर की उसकी शेयर कर दूंगी। आंसर की शेयर होने के बाद ये चेक करोगे कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चीज़ें बहुत ही आसान, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे चाहिए होती है। अभी हम लोगों का जो कल का टॉपिक रहेगा वो बोलो क्या रहेगा, आप लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ। हम लोग कल जो बातचीत करेंगे वो अमाइंस की बेस। देखो अभी जैसे मैंने जो तुमको सिखाया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने सिखाई, सही कह रही हूँ। अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस में ऑर्डर उल्टा कर दो, उल्टा मतलब समझते हो ना, रिवर्स बैक, तो वही क्या बन जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बन जाएगा इनका। समझ गए? तो यानी कि अलग से तुमको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस समझते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, थोड़ा कॉपी को रिवाइज करके बैठना, कल हम अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अमाइंस होते हैं, इन अमाइंस को अगर तुम्हें अरेंज करना हो उनके बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो कुछ नियम कायदों में बदलाव आ जाते हैं आपके, समझना। अब वो नियम कायदों में जो बदलाव आते हैं वो हमको बेसिकली कल सीख रहे हैं। ठीक है, वो अमाइंस के लिए। अदरवाइज सिखाने वाले इसी सेम क्वेश्चन को सिखा देते हैं लॉजिक अमाइंस मतलब बेसिसिटी के देकर। जरूरत नहीं है, आप एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, उल्टा मार दो, आ गया बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। बट जो अमाइंस होते हैं उनके अलग ही नियम चलते हैं, उनके लिए हमको पता पढ़ना पड़ता है, थोड़ा उनके रूल सीखने पड़ते हैं। तो हम अमाइंस के कल रूल सीखेंगे कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करती है, और उसके बाद फिर आप लोग कर लोगे सवाल। फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अच्छा, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि एक बहुत बड़ी सी तुमको रिंग दे दी जाएगी, उस रिंग पे पोजीशन मार्क कर दी जाएगी ABCD, और तुमसे पूछेगा कि बताओ किस पोजीशन में अटैक करके उसको बाहर निकालना ज्यादा आसान है, किसमें कठिन है, ऑल एंड ऑल। तो इस टाइप के जो सवाल रहेंगे वो ऑब्वियस है कि मैं तुम्ही लोगों से निकलवाने वाली हूँ एकदम भर भर के। ठीक है, तो तुम लोग अपने आप सीख जाओगे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी बेसिसिटी। ठीक है, कल के दिन हम बेसिसिटी वाली सारी चीजें सीखेंगे। और इवन मैं बता दूं, बेसिसिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी बोर्ड्स के सिलेबस में आते हैं कि आप अरेंज करो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सवाल आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों की जो आगे की क्लासेस रहेंगी उसमें हम लोग एक बार क्विक में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज के बारे में पढ़ लेंगे।
ठीक है, वैसे तो तुम लोगों ने अब इतने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लिए हैं कि तुम लोगों को अब सब पता है कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा, किस वजह से स्टेबल होगा। बट फिर भी एक बार शॉर्ट में क्विक रिविजन, किसका, कार्बोकैटायन का, कार्बन आयन का, फ्री रेडिकल का। ये वो चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में हमको मिलेंगी ही मिलेंगी। कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इसके अलावा ऐसे 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट, सॉरी 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे और भी होते हैं, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, बट उनके बारे में अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे उसकी, क्योंकि उतनी ज्यादा आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार कैसा होता है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो आपको पूर्णतः पूरे सिलेबस में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कार्बीन वगैरह कहीं मिल सकता है, बट उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे माइक्रो कंसेप्ट होते हैं वो हम खत्म कर लेंगे। मतलब बेसिकली मंडे की जो और ट्यूसडे की हमारी क्लास का उद्देश्य है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट टॉपिक को खत्म करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ब्रेड्स रूल, ये हम लोगों का 2 टॉपिक है। सो बाय अपकमिंग वेडनेसडे तुम लोगों का ये एसिडिटी और मतलब बेसिकली जीओसी वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, दैट वुड बी